नमस्कार दोस्तों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद है सकुशल होंगे और तैयारी आपकी जोरों शोरों से चल रही होगी। चलनी चाहिए दोस्तों। यदि जोरों शोरों से नहीं चल रही है तो जोरों शोरों से प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि अब तो कोई शक है नहीं ना कि वैकेंसी आएगी। पिछले एक साल से तो चलो ये हो रहा था कि यार आ नहीं रही, अब तो आ गई। अब देखिए, पदों का रोना यदि अगर कोई रो रहा है तो फिर तो उसको वो तैयारी कर नहीं पाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ लगा रहेगा। पद भी बढ़ जाएंगे, 300 पदों के आसपास एग्जाम होगा, ये आप मान करके चलिए दोस्तों। तो जुट जाइए तैयारी में। आरओ की और एआरओ की अगर ओ लेवल का सर्टिफिकेट है फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, पर यदि नहीं है तब भी कोई समस्या नहीं है। आरओ के भी ठीक ठाक पद होंगे। आप बस फोकस करके तैयारी के साथ जुड़ जाइए। आप जहां कहीं भी पढ़ रहे हैं, जिन भी नोट से पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहिए। अथर्व एजुकेटर भी आपके साथ में धीरे धीरे लगा हुआ है। इतिहास की, मध्यकालीन भारत के इतिहास की हमारी क्लासेस चली रही हैं, लगातार आ रही हैं, आप देख रहे हैं। और जल्दी ही आपकी दूसरी क्लास सब्जेक्ट्स की भी शुरू कर दी जाएंगी। ज्योग्राफी के नोट्स आपके लिए बनाए जा रहे हैं, साइंस के नोट्स आपके लिए बनाए जा रहे हैं। कल से पॉलिटी के नोट्स भी मैंने बनाना प्रारंभ कर दिए हैं। कुछ नोट्स बन जाएं उसके बाद मैं क्लास स्टार्ट करूंगा, अदरवाइज नोट्स के अभाव में क्लासेस फिर रुक जाया करती हैं। तो आपने देखा जैसे इतिहास की क्लास आपकी लगातार चल रही है, तो मैं चाहता हूँ ऐसे ही लगातार आपकी क्लासेस चलती रहे। इसलिए थोड़े से नोट्स मैं 2-3-4 क्लासेस के आगे बना लेना चाहता हूँ, तो जल्दी शुरू कर दूंगा। आज या कल में शुरू कर देंगे आपकी क्लासेस कुछ ना कुछ, ठीक है। तो आप बस जुड़ जाइए चैनल के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए और अपने यार दोस्तों को इसे शेयर भी कर दीजिए। चलिए, हमने इतिहास की क्लासेस में देखा कि किस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत से परिवर्तन लेकर के आया। बाजार नियंत्रण प्रणाली उसने प्रारंभ करी। भूमि जो थी सल्तनत की भूमि, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसने खालसा में कन्वर्ट कर दिया। सर्वाधिक खालसा भूमि अलाउद्दीन खिलजी के समय में रही। तो इस प्रकार वो एक खुद मुकद्दम चौधरियों पर भी उसने घरी कर और चरी कर लगा दिए। तो ये जो खुद मुकद्दम चौधरियों पर चरी कर और घरी कर लगाए ना, इससे ध्यान रखिएगा हिंदू जनता जो है बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गई है, क्योंकि ये जमींदारों पर लगाए गए थे। आपको ये तो समझ में आ गया। और ये जो जमींदार वर्ग था ये हिंदू जनता पर लगातार अत्याचार कर रहा है कर वसूलने के लिए। तो कहते हैं ना, अच्छा बेटा अब तो तुझ पे भी कर लग गया। तो हिंदू जनता जो है प्रसन्न हो रही है। अलाउद्दीन खिलजी कितना भी टफ रूलर रहा हो, कितना भी उसने राजपुताने में, उत्तर भारत में, राजस्थान में आक्रमण करे हो हिंदू शासकों पर, हिंदू शासकों को उसने जो है जीत लिया हो, बावजूद उसके जब कहते हैं ना कि जब जेब पर असर पड़ता है तो सब भूल जाते हैं। तो हिंदू जनता को जब लगा कि यार ये तो खुद मुकद्दम चौधरियों पर कर लगा रहा है, बाजार नियंत्रण प्रणाली की वजह से क्या केवल सैनिकों को फायदा हुआ था? नहीं, सस्ते दामों पर हिंदुओं को भी तो सामान मिल रहा है। तो हिंदू जनता बड़ी प्रसन्न है कि यार ठीक है, अब जमींदारों का अत्याचार रुक रहा है, इन पर नकेल कसी जा रही है और अब हमें जो है सामान राशन रेट पर मिल रहा है। तो इसका मतलब हिंदू जनता का समर्थन मिल रहा है। ये बात आप मान के चलिएगा। अभी थोड़ी देर बाद आपको समझ में आएगी कि मैं आपसे बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि अलाउद्दीन खिलजी से हिंदू जनता प्रसन्न हो गई है। अब 1316 में जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई तो उसके बाद शासक जो बना है वो बना है दोस्तों मुबारक खिलजी। 1316 से 1320 ईस्वी तक 4 वर्षों तक शासन किया है इसने। लेकिन देखिए, जितना योग्य अलाउद्दीन खिलजी था उतना ही अयोग्य निकला है मुबारक शाह खिलजी। और इसी कारण ये मुबारक शाह खिलजी ही वो वजह है जिस वजह से खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश बन करके रह गया है। इसका चरित्र देखिए, ये व्यक्ति स्वयं को खलीफा घोषित कर रहा है। आपको मैंने बताया था कि सुल्तान का अर्थ होता है खलीफा का प्रतिनिधि। इसी वजह से दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों को सुल्तान कहा जाता है, जबकि मुगल बादशाहों को बादशाह। बादशाह का अर्थ होता है सभी अधिकारों का स्वामी। बादशाह पादशाह शब्द से निकला है और पादशाह का अर्थ होता है सभी अधिकारों का स्वामी। यानी मुगल बादशाह जो थे अपने ऊपर खलीफा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, जबकि दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान हैं वे अपने ऊपर खलीफा की सत्ता को स्वीकार कर रहे हैं। हालांकि खलीफा का कोई दखल नहीं है हिंदुस्तान की सत्ता में। ऐसा नहीं है कि खलीफा जो है सुल्तानों के निर्णय को बदल देंगे या प्रभावित कर देंगे।
पर एक नाम मात्र की सत्ता मान लेते हैं, यानी कि जब राजा बनते हैं तो एक सर्टिफिकेट, जैसे हमने सनद कहा था, वो सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं। हालांकि कुछ राजाओं ने वो सर्टिफिकेट, कुछ सुल्तानों ने वो सर्टिफिकेट नहीं भी प्राप्त करे। उनमें से एक मुबारक शाह खिलजी भी है। उसने कहा कि खलीफा क्या है, खलीफा एक राजा ही तो है जो तुर्की क्षेत्र में बैठता है, और मैं हिंदुस्तान में बैठने वाला राजा हूं। तो जैसा खलीफा है वैसा मैं खलीफा हूं। मेरे पास भी हिंदुस्तान जैसा बड़ा देश है, तो मैं ही खलीफा हूं, मैं कोई सनद प्राप्त नहीं करूंगा। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को क्या कहा था, खलीफा का नायाब, जबकि स्वयं को खलीफा घोषित किया है मुबारक शाह खिलजी ने। ROARO, प्री री एग्जाम 2016, जो कि 2020 में हुआ था, शायद सितंबर अक्टूबर 2020 के आसपास हुआ था, क्योंकि दिसंबर में तो इसका मेंस हुआ था। तो उस समय में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किसने स्वयं को खलीफा घोषित किया है, तो उत्तर था मुबारक शाह खिलजी। ऑप्शन में अलाउद्दीन खिलजी भी था। साथ ही उसने एक उपाधि धारण करी है, हालांकि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी आप याद रखना चाहे तो याद रख लीजिएगा। अल इनाम उम इमाम अल वासिक विल्लाह खिलाफतुल्लाह, यही वो उपाधि है जो बता रही है कि उसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया है, खिलाफत उल्लाह। तो ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, पर एक बड़ी सी उपाधि थी, नोट्स में दी हुई थी, तो मैं आपके लिए ले आया। अल इनाम उल इमाम अल वासिक विल्ला खिलाफत उल्लाह, पर कभी पेपर में इस तरीके की शब्दावली पूछी नहीं जाती। इस प्रकार तो अलाउद्दीन खिलजी की भी एक बहुत बड़ी उपाधि है, लेकिन ठीक है, सभी राजा, शाहजहां ने बहुत लंबी उपाधि दी थी, लेकिन ऐसी उपाधियां ना तो याद हो सकती हैं और ना ही याद करने की आवश्यकता है। आप याद रखिएगा, मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को दिल्ली का सुल्तान जो था, स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था। ठीक है, बरनी, अब इसके चरित्र के बारे में देखो, एक तो ये अपने आप को खलीफा घोषित कर रहा है, खलीफा धार्मिक गुरु है, यानी उसका चरित्र कितना बड़ा होना चाहिए। लेकिन इसका चरित्र देखो, बरनी कहता है कि मुबारक शाह खिलजी कभी कभी स्त्रियों के वस्त्र पहनकर, पेटीकोट और साड़ी पहन करके दरबार में चला आता था, और कभी कभी तो नग्न अवस्था में भी दरबार में आ जाता था। यानी इतने गिरे हुए चरित्र का व्यक्ति था कि कभी तो स्त्रियों के कपड़े पहन करके आ रहा है, राग रंग में डूबा हुआ है, अपने हरम में बैठा हुआ है, औरतों के साथ बैठा है, औरतों के कपड़े पहन लिए। अचानक कोई संदेश आया कि दरबार में आपकी आवश्यकता है, तो भैया कपड़े स्त्रियों के पहन के ही चले आए। आराम फरमा रहे हैं, अपने रूम में नग्न अवस्था में बैठे हैं, दरबार की याद आ गई तो नंगे ही चले आ रहे हैं। तो एक तरफ तो बलबन जैसा व्यक्ति था जिसने अपने दरबार की शानो शौकत को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया था, इतने दरबार की सीरियसनेस उसने इतनी ज़्यादा स्थापित कर दी थी कि उसके दरबार में कोई व्यक्ति हंस नहीं सकता था, यानी आपको बिल्कुल सीरियस रहना होगा। और एक तरफ ये मुबारक शाह खिलजी हैं जो स्वयं अनाचार में डूबे हुए हैं, तो इनके दरबारियों पर ये क्या अंकुश लगाएंगे। ऐसे व्यक्तियों की चाटुकारिता की लिस्ट आपको पता ही है कितनी लंबी होती है। तो अलाउद्दीन खिलजी जिसने संपूर्ण भारत को लगभग जीता, दक्षिण भारत को उसने जीता, उत्तर भारत को उसने जीता, मतलब ऐसा साम्राज्य उसे मुबारक शाह खिलजी को मिला था कि वो उसे जाने कहां से कहां पहुंचा देता। लेकिन 4 वर्षों में अनाचार से वो अपना शासन चला है। इस बात का फायदा उठाया है खुसरव शाह ने। खुसरव शाह खिलजी वंश का नहीं है। एक बात ध्यान रखिएगा, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है खिलजी वंश का अंतिम सुल्तान कौन है, तो लोग ऑप्शन में मुबारक शाह खिलजी और खुसरव शाह होते हैं। तो लोगों को पता होता है, स्टूडेंट्स को पता होता है कि खुसरव शाह को मार करके गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना करी, तो वो खिलजी वंश का अंतिम शासक खुसरव शाह को बता देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। खिलजी वंश का अंतिम शासक है मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी की हत्या करके खुसरव शाह सुल्तान बना, पर खुसरव शाह खिलजी वंश का नहीं है। अरे वो तो मुसलमान भी नहीं था, वो एक हिंदू था जो धर्म परिवर्तित करके मुसलमान बन गया। हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था, यानी धर्म को परिवर्तित करके वो मुसलमान बना है, और 1320 में उसने मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर दी है और शासक बन बैठा। 1320 से 1320 में ही समाप्त हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक आ जाएगा, कोई वंश चला नहीं। अगर उसके बेटे वगैरह भी बैठते, कुछ लंबे समय तक शासन करता तो उसका कोई वंश होता।
तो एक बीच में एक पड़ाव आया, एक छोटा सा मुबारक शाह खिलजी को मार करके कुछ समय के लिए खुसरव शाह शासक बन गया। खुसरव शाह से क्या प्रश्न बनते हैं, एक तो वो हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान, यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दिल्ली सल्तनत का हिंदू सुल्तान कौन था तो समस्या हो जाएगी। हालांकि खुसरव शाह भी हिंदू नहीं है, अब तो मुसलमान बन गया, पर प्रश्न को टेक्निकली दृष्टि से देखा जाए तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, खुसरव शाह। और क्या प्रश्न बनते हैं इस खुसरव शाह से, खुसरव शाह ने स्वयं को पैगंबर का सेनापति घोषित किया है, पैगंबर का सेनापति। यानी प्रश्न आता है कि खलीफा का नायाब किसने घोषित किया था स्वयं को, तो अलाउद्दीन खिलजी। स्वयं को खलीफा किसने कहा, तो मुबारक शाह खिलजी। पैगंबर का सेनापति किसने कहा, तो खुसरव शाह ने। देखिए ये एक हिंदू व्यक्ति है जो कि धर्म परिवर्तित करके मुसलमान बन गया, अभी अपने आप को मुस्लिम साबित करना चाह रहा है। तो ये कह रहा है कि मैं तो पैगंबर का सेनापति हूँ, मुझे तो स्वयं पैगंबर ने भेजा है, यानी लगभग ये राजत्व सिद्धांत की बात कर रहा है। कह रहा है मुझे पैगंबर ने भेजा है कार्य संभालने के लिए। जो अनाचार में डूबा हुआ मोहम्मद शाह खिलजी था, इसे मारने का, इसे हटाने का आदेश मुझे पैगंबर की तरफ से मिला है। इसे हटा करके मैंने एक धर्म स्थापित सत्ता की स्थापना करी है। पर कहा जाता है कि जो खुसरव शाह था, ये खुसरव शाह केवल सत्ता पाने के लिए मुसलमान बना था। यानी क्योंकि उस समय में अगर कोई हिंदू व्यक्ति मुसलमान बन जाता तो सभी तुर्क अमीर उसके खिलाफ हो जाते और उसको वहीं बनने देते क्या, नहीं। तो इसलिए मुसलमान बनना उसकी मजबूरी थी, पर वह दिल से हिंदू रहा था। अब एक प्रश्न आता है कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान जिसके महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। तो दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान जिसके महलों में हिंदी देवी देवताओं की पूजा होती थी, वो कौन था, तो वो खुसरव शाह ही था। यानी कि नाटक कर रहा है ये मुसलमान बनने का, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। और इसी बात का फायदा उठाया है गयासुद्दीन तुगलक ने, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक देख रहा है कि यार ये तो खिलजी वंश का जो है मुबारक शाह खिलजी को हटा दिया इस खुसरव शाह ने, और ये खुसरव शाह खुद शासक बन बैठा। तो मेरे पास एक अच्छा मौका है कि क्यों ना मैं इसे मार करके, इसे हटा करके सत्ता स्थापित कर लूं। इसे मार करके, इसे हटा करके मैं सत्ता स्थापित कर लूं। और इसको मारने के लिए उसने धर्म का सहारा लिया, यानी खुसरव शाह को मारने के लिए गयासुद्दीन तुगलक ने धर्म का सहारा लिया। और उसने कहा कि ये जो खुसरव शाह है ये केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए मुसलमान बना है, ये दिल से हिंदू ही है और इसके महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती है। इस्लाम जो है खतरे में है, ये व्यक्ति धीरे धीरे इस्लाम को नष्ट कर देगा और हिंदू सत्ता को पुनः स्थापित कर देगा। तो इस्लाम खतरे में है का नारा किसने दिया था, तो गयासुद्दीन तुगलक ने। हालांकि गयासुद्दीन तुगलक वो जो है सुल्तान बनने के बाद इस नाम से जाना जाएगा, उससे पहले वो गाजी मलिक के नाम से जाना जाता था। तो गाजी मलिक भी ऑप्शन में हो सकता है। गाजी मलिक ने, गयासुद्दीन तुगलक ने इस्लाम खतरे में है का नारा दिया। किसके विरुद्ध दिया, तो खुसरव शाह के विरुद्ध दिया। खुसरव शाह को मार करके तुगलक वंश की स्थापना करी है किसने, तो गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ खिलजी वंश समाप्त हो जाता है। मुबारक शाह खिलजी के साथ ही समाप्त हो गया, खुसरव शाह को भी हमने पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है गयासुद्दीन तुगलक को। पर गयासुद्दीन तुगलक से पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो, देखिए मैंने आपको सभी साथ साथ पढ़ाते चला जा रहा हूँ। हसन निज़ामी को हमने पढ़ाया, उसके बाद हमने मिन्हाज उस सिराज को हमने देखा। बाकी बीच में जो छोटे छोटे राइटर आते हैं, जैसे इसामी आया था, ठीक है, निज़ामुद्दीन मुल्क अली आया था, सियासतनामा की स्थापना, इसामी को भी हम आगे भी देखेंगे। तो इन सभी के बारे में, इनके बुक्स के बारे में मैं आपको बताते चल रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं परीक्षा की दृष्टि से। हमने अमीर खुसरो को भी देखा कि बलबन के समय में अमीर खुसरो जो है साहित्यिक करियर उसका शुरू होता है, और अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो हमने देखा था बाजार नियंत्रण प्रणाली को वो आम जनता को राहत पहुंचाने के कारण बताता है। तो अमीर खुसरो 8 सुल्तानों के समय में रहा। तो
अब जो है अलाउद्दीन खिलजी और गयासुद्दीन तुगलक तक अमीर खुसरो रहा है। गयासुद्दीन तुगलक के काल में अंतिम सुल्तान जो है गयासुद्दीन तुगलक है, और उसी के साथ अमीर खुसरो जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो बलबन से लेके गयासुद्दीन तुगलक तक अमीर खुसरो का करियर है। काफ़ी सारे प्रश्न बनते हैं अमीर खुसरो से, 2-3 स्लाइड हैं अमीर खुसरो के ऊपर, तो एक बार हम अमीर खुसरो को पहले देख लेते हैं, फिर हम जो है गयासुद्दीन तुगलक के विषय में चर्चा करेंगे। और वैसे भी उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए तो अमीर खुसरो वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अमीर खुसरो का जो संबंध है वो उत्तर प्रदेश से रहा है। तो यूपी जीके में भी आप पढ़ते ही हैं, तो यहाँ पढ़ लीजिए, यूपी जीके में तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। चलिए अमीर खुसरो को देखें तो अमीर खुसरो की उपाधि है दोस्तों तूतीय हिंद। बहुत इंपॉर्टेंट उपाधि है अमीर खुसरो की, तूतीय हिंद। देखिए तूती नामा किसने लिखी है, ये प्रश्न आता है तो बहुत से स्टूडेंट अमीर खुसरो टिक कर देते हैं। तूती नामा नामक पुस्तक अमीर खुसरो ने नहीं लिखी। चलिए आपके लिए टास्क है कि तूती नामा नामक ये जो पुस्तक है इसकी रचना, तूती नामा, इसकी रचना किसने करी है बताइएगा आप। तूती नामा नामक पुस्तक की रचना किसने करी है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तूती नामा नामक पुस्तक की रचना किसने करी है। अमीर खुसरो की उपाधि है तूतीय हिंद। बात करें अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ, तो अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में हुआ, और कासगंज जिले के भी पटियाली नामक स्थान पे हुआ। कुछ पुस्तकों में एटा मिल जाएगा, पर एटा कासगंज के बनने से पहले का उत्तर है, बहुत पुराना उत्तर है। अब जो नवीन उत्तर है वो क्या है, कासगंज जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ। अमीर खुसरो के गुरु के विषय में पूछा जाता है, अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था, तो अमीर खुसरो के गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया। चिश्ती संत हैं निजामुद्दीन औलिया, सूफी संतों में पढ़ेंगे इनके विषय में। अभी आप देखिए इन्हें महबूब इलाही भी कहा जाता था। तो निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो के गुरु हैं, और इन्हीं निजामुद्दीन औलिया ने अमीर खुसरो को तुर्कुल्लाह की उपाधि भी दी थी। तो तुर्कुल्लाह किसे कहा जाता है, तो तुर्कुल्लाह अमीर खुसरो को ही कहा जाता है। अब देखिए इस तरीके से प्रश्न आ जाए, निम्न में से कौन सी उपाधि अमीर खुसरो की नहीं है, तूतीय हिंद, महबूब इलाही, तुर्कुल्लाह और उपरोक्त में से कोई नहीं। बनिए ना प्रश्न। तो आपको पता है तूतीय हिंद अमीर खुसरो की उपाधि है, महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया की उपाधि है, और निजामुद्दीन औलिया ने अमीर खुसरो को तुर्कुल्लाह की उपाधि दी है। प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, महबूब इलाही। तो ये जो थ्योरी है ना दोस्तों, ये हर लाइन अपने आप में एक प्रश्न लेकर बैठी है। अब प्रश्न आपके वन लाइनर भी बन सकते हैं, कंसेप्चुअल बेस्ड स्टेटमेंट्स में भी बन सकते हैं, कथन कारण में भी बन सकते हैं, ट्रू फॉल्स में भी बन सकते हैं। जब मैं आपको कराऊंगा ना थ्योरी से प्रैक्टिकल सेक्शन क्वेश्चन MCQ बैच, तब आप देखेंगे कि आपके लिए थ्योरी कितनी लाभदायक साबित हुई है। प्लान्स तो बहुत सारे हैं दोस्तों, डिपेंड करता है आप लोगों का सपोर्ट कितना मिलता है। ठीक है, आप लोगों का जितना ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, मुझे लगेगा कि हाँ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, सीरियसली जुड़े हुए हैं, तो मैं कराऊंगा। क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई रोक करके, अब एक दिन में पूरी एक स्लाइड बन पाती है, ये इतनी टाइपिंग आप करके देखिएगा, कभी पूरा दिन लग जाता है दोस्तों। तो अपना सारा समय मैं आपके लिए केंद्रित कर रहा हूँ, तो फिर आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए। चलिए, अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा है। अमीर खुसरो से भी प्रश्न आता है कि किसने 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा है, तो अमीर खुसरो ने भी 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा है, और इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया ने भी। ये दोनों समकालीन ही रहे। निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु के कुछ समय बाद ही अमीर खुसरो की भी मृत्यु हो गई है। तो निजामुद्दीन औलिया ने भी 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा है, अमीर खुसरो ने भी 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा है। अगर ऐसे पूछ लिया जाए निम्न में से किस संत ने, चिश्ती संत ने 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा है, और ऑप्शन में निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो दोनों हो, तो उत्तर क्या होगा, निजामुद्दीन औलिया। क्योंकि अमीर खुसरो संत नहीं है, वे कवि और इतिहासकार है। अगर मैं आपसे पूछूं 8 सुल्तानों का आप मुझे नाम बताइए, तो देखिए बलबन के समय में इनका करियर शुरू हुआ है। बलबन के बेटे शहजादा मोहम्मद के अधीन इनका कार्य जो साहित्यिक जीवन है वो शुरू हुआ है। बलबन के बाद आप बताइए कौन राजा बना था, तो बलबन के बाद राजा बना था कैकूबाद। बुगरा खां, कैखुसरो, कैकूबाद, ये सारा इतिहास में आपको बता चुका हूँ।
कैकुबाद के बाद 3 वर्षीय शासक क्यूमार्स को शासक बनाया था जलालुद्दीन खिलजी ने, और इसके बाद शासक बना था कौन? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के बाद शासक बना है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बाद शासक बना है मुबारक शाह खिलजी, मुबारक खिलजी। और मुबारक खिलजी के बाद शासक बना है कौन? तो खुसरव शाह। और खुसरव शाह के बाद शासक बना है कौन? तो गयासुद्दीन तुगलक। तो ये 8 सुल्तान है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा है अमीर खुसरो ने और निजामुद्दीन औलिया ने। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे आ जाता है निम्न में से किसके समय में अमीर खुसरो नहीं थे, और ऑप्शन में आपके सामने नासिरुद्दीन महमूद हो सकता है या फिर मोहम्मद बिन तुगलक हो सकता है, क्योंकि बलबन से पहले नासिरुद्दीन महमूद था और गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक था। तो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनाना है तो ये दोनों ऑप्शन में डाल सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है बलबन, कैकुबाद, क्यूमार्स, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, खुसरव शाह और गयासुद्दीन तुगलक, इन 8 सुल्तान का कार्यकाल देखा है अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने अपना साहित्यिक जीवन बलबन के पुत्र शहजादा मोहम्मद के अधीन आरंभ किया था। शहजादा मोहम्मद के अधीन। अब देखिए, ये शहजादा मोहम्मद गया है मंगोलों से लड़ने के लिए, और मंगोलों से जब ये लड़ने गया तो अमीर खुसरो को साथ में लेकर के गया है। अब ये पराजित हो गए कि शहजादा मोहम्मद की हत्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है मंगोलों से लड़ते हुए, और अमीर खुसरो को कैद कर लिया जाता है। अमीर खुसरो मंगोलों की कैद में पड़ा हुआ है, पर समय के साथ एक दिन वह कैद से फरार हो जाता है, और फरार होने के बाद वो पहुंचता है कहाँ? बलबन के पास। और बलबन जानता है कि जो अमीर खुसरो है ये शहजादा मोहम्मद का दोस्त था, और जो है बुद्धिमान व्यक्ति भी है, कवि है, इतिहासकार है, तो वह बलबन को अपने दरबार में शरण देता है। और इस प्रकार उसका जो करियर है सुल्तानों में देखा जाए तो किसके अधीन शुरू होता है? बलबन के अधीन शुरू होता है, और गयासुद्दीन तुगलक तक यह शाही इतिहासकार, राजसी इतिहासकार के रूप में रहा है। ठीक है, कई पुस्तकें लिखी हैं, हर काल में इसने पुस्तक लिखी है, हर सुल्तान के बारे में इसने अपनी पुस्तकों में जानकारी दी है। एक एक करके हम देखेंगे। एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, हिंदी एवं फारसी को मिलाकर एक नई शैली सबके हिंदी का विकास किया। ठीक है, सबके हिंदी का विकास किसने किया है? तो अमीर खुसरो ने किया है। अमीर खुसरो की कुछ रचनाएं देख लें तो हमारे लिए यहाँ पर इतिहास की दृष्टि से रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं। किरानुस्सदाइन सबकी पहली रचना कौन सी है दोस्तों? इसके नाम थोड़े से टफ हैं, आपको याद करने पड़ेंगे। किरानुस्सदाइन, किरानुस्सदाइन में बुगरा खां और कैकुबाद की जानकारी मिलती है। देखिए, इसी से पता लगता है कि बुगरा खां को बुलाया है बलबन ने कि आओ बंगाल से और अब मेरे बाद आप सुल्तान बनो। बुगरा खां जो डर रहा है बलबन से, वह आया नहीं दिल्ली और बंगाल में ही रहा। इस बात से नाराज होकर बलबन ने अपने एक पुत्र कैखुसरो को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। पुत्र नहीं, पौत्र, शहजादा मोहम्मद का पुत्र है कैखुसरो, उसको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। पर अमीरों ने कैखुसरो के स्थान पर बुगरा खां के ही बेटे कैकुबाद को सुल्तान बना दिया है। तो ये सारी स्टोरी किससे पता लगती है हमें? ये हमें पता लगती है किरानुस्सदाइन से। किरानुस्सदाइन के बाद इसकी दूसरी पुस्तक है मिफ्ताह उल फुतूह। इससे हमें जलालुद्दीन खिलजी के काल की जानकारी मिलती है। और इसकी सबसे इम्पोर्टेंट पुस्तक है खजाइन उल फुतूह, जो बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। हालांकि सारी इंपॉर्टेंट है पर सबसे ज़्यादा फेमस है इसकी खजाइन उल फुतूह, जिसे तारीख अलाई के नाम से भी जाना जाता है। इसमें अलाउद्दीन खिलजी के काल की जानकारी मिलती है। तो आप देख रहे हैं लाइन से बता रहा है वो। किरानुस्सदाइन में बुगरा खां कैकुबाद की जानकारी मिलती है, मिफ्ताह उल फुतूह में जलालुद्दीन खिलजी की जानकारी मिलती है, यानी क्यूमार्स की जानकारी भी इसी में मिलती है। तो एक क्यूमार्स को हटा करके जलालुद्दीन खिलजी राजा बना है कि नहीं बना? तो 3 महीने के बच्चे के बारे में और क्या जानकारी हो सकती है? कुछ नहीं, 3 साल का, सॉरी। खजाइन उल फुतूह तारीख अलाही, इसमें अलाउद्दीन खिलजी के काल की जानकारी मिलती है। सारे दक्षिण भारत के अभियान, उत्तर भारत के अभियान, इसकी बाजार नियंत्रण प्रणाली, इसके जितने भी कार्य थे उन सभी की जानकारी हमें खजाइन उल फुतूह से मिलती है। इसकी एक पुस्तक है आशिका। आपको याद होगा दोस्तों, इसने अलाउद्दीन खिलजी ने अपना पहला आक्रमण गुजरात के विरुद्ध किया था 1299 ईस्वी में, और कर्ण वाघेला को पराजित किया था। कर्ण वाघेला भाग करके चला गया है कहाँ?
आपका जो है गुजरात में। और कर्ण वाघेला की पुत्री है देवल रानी। और देवल रानी और अलाउद्दीन खिलजी का एक पुत्र है खिज्र खां। चित्तौड़ पर आक्रमण करने के बाद इस खिज्र खां को वहां का उत्तराधिकारी, वहां का शासक बनाया था, प्रशासक बनाया था, और चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखा था। ये सभी हमने चर्चा करी थी ना। तो अलाउद्दीन खिलजी का ये पुत्र है खिज्र खां। खिज्र खां का प्रेम संबंध स्थापित हो गया इस देवल रानी के साथ में, और इन प्रेम संबंधों पर आधारित ग्रंथ लिखा है, किताब लिखी है अमीर खुसरो ने, और उस पुस्तक का नाम क्या है? आशिका। इसके अलावा उसने नुहू सिपिर भी नाम की एक पुस्तक लिखी है, और नुहू सिपिर से मुबारक शाह खिलजी की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? मुबारक शाह खिलजी की। और इसी पुस्तक में अमीर खुसरो ने भारत की तुलना स्वर्ग के उद्यानों से की है। तो प्रश्न आता है, निम्न में से किस पुस्तक में अमीर खुसरो ने भारत की तुलना स्वर्ग के उद्यानों से की है? तो पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? पुस्तक का नाम हो जाएगा नुहू सिपिर। और इनकी एक अंतिम पुस्तक है तुगलकनामा। तुगलकनामा में खुसरव शाह और गयासुद्दीन तुगलक की जानकारी मिलती है। तो लाइन से आगे बुगरा खां और कैकूबाद की जानकारी किरानुस्सदाइन में। जलालुद्दीन खिलजी की जानकारी किसमें मिलती है? तो मिफ्ताहुल फुतूह में। अलाउद्दीन खिलजी की जानकारी किसमें मिलती है? तो खजाइनुल फुतूह में। खिज्र खां और देवल रानी के प्रेम संबंधों की जानकारी किसमें मिलती है? तो आशिका में। मुबारक शाह खिलजी की जानकारी किसमें मिलती है? तो नुहू सिपिर में। किस पुस्तक में अमीर खुसरो ने भारत की तुलना स्वर्ग के उद्यानों से की है? तो नुहू सिपिर में। खुसरव शाह और गयासुद्दीन तुगलक की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो वह भी मिलती है तुगलकनामा नाम की पुस्तक से। चलिए अब देखते हैं हम गयासुद्दीन तुगलक को। अमीर खुसरो को हमने पूरे विस्तार से देख लिया है, यही प्रश्न बनते हैं अमीर खुसरो पर। चलिए अब देखते हैं हम किसे? तुगलक वंश को। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक। देखिए तुगलक वंश से पहले खिलजी वंश रहा है, और सबसे कम समय तक खिलजी वंश ने शासन किया है, 1296 से 1320 तक। और जबकि सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला जो वंश है वो है तुगलक वंश, 1320 से 1414 तक। इसमें हमें गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, और फिर फिरोज शाह तुगलक को पढ़ना है। फिरोज शाह तुगलक काफ़ी अच्छा खासा डिटेल है, काफ़ी बड़ा सुल्तान है फिरोज शाह तुगलक का। तो ये बड़े बड़े शासक हैं। इसके अलावा इसमें कई छोटे शासक रहे थे जिनका हमें अध्ययन नहीं करना है, एग्जाम की दृष्टि से वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो चलिए तुगलक वंश की बात करते हैं। लिस्ट लिखा दूंगा, नाम लिखा दूंगा, पर उसमें प्रश्न नहीं बनते, कोई भी प्रश्न जानकारी है नहीं, ठीक है। तो तुगलक वंश 1320 से 1414 तक। तुगलक वंश की स्थापना किसने करी है? तो स्थापना करी है गयासुद्दीन तुगलक ने। क्या नाम था गयासुद्दीन तुगलक का? गाजी मलिक। तो गाजी मलिक के द्वारा स्थापना की गई। गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा, और तुगलक वंश के शासकों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया है। यानी कितने समय तक? तो 94 वर्षों तक शासन किया है, 1320 से लेकर के 1414 तक। तुगलक वंश के काल को विजारत का स्वर्ण काल कहा जाता था, यानी वजीरों का स्वर्ण काल। वजीर इस समय में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे, बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे, उनके हाथों में कई अधिकार थे। तो तुगलक वंश के काल को विजारत का स्वर्ण काल, वजीरों का स्वर्ण काल कहा जाता है। वास्तव में फिरोज शाह तुगलक के समय में वजीरों को बहुत से अधिकार मिल गए थे। तो अब फिरोज शाह तुगलक के काल को कह लीजिए या पूरे तुगलक वंश के काल को कह लीजिए, विजारत का स्वर्ण काल या वजीरों का स्वर्ण काल कहा जाता है। इब्न बतूता के अनुसार तुगलक तुर्कों की कराना शाखा से संबंधित है। प्रश्न पूछा जाता है कि तुर्कों की किस शाखा से संबंधित थे? तो कराना शाखा। अब देखिए इब्न बतूता उस काल का इतिहासकार है जब तुगलक वंश शासन कर रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इब्न बतूता आया था, मोरक्को का यात्री था, भारत आया था, दिल्ली में काजी के पद पर भी रहा। तो इब्न बतूता बता रहा है, तो कहते हैं विश्वसनीय सूत्र है। इसके अलावा ईश्वरी प्रसाद की एक पुस्तक का ही नाम है द हिस्ट्री ऑफ कराना तुर्क, जिसमें तुगलक वंश की जानकारी मिलती है। तो कराना शाखा से संबंधित हैं। कराना मिलता है कहीं कहीं आपको, किन्हीं किन्हीं पुस्तकों में आपको कोरोना भी मिलेगा। कोरोना मत कर दीजिएगा, कोरोना।
तो कराना भी मिल जाएगा, कराना भी मिल जाएगा, एक ही बात है। इब्न बतूता के अनुसार तुगलक तुर्कों की कराना शाखा से संबंधित है। इतिहास में थोड़ा सा शब्दों की स्पेलिंग इग्नोर की जाती है, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग तरीके से लिखते हैं। तुगलक वंश की जानकारी के स्रोत अगर आपसे पूछे जाते हैं, एक बार प्रश्न आया था कि निम्न में से, मतलब मैच द फॉलोइंग में ही था ये, लेकिन ये सभी तुगलक वंश की जानकारी के स्रोत थे। ऐसे दे दिया गया था, कहा था कि इन्हें सुमेलित कीजिए। तो द हिस्ट्री ऑफ कराना तुर्क मैंने अभी चर्चा करी, ईश्वरी प्रसाद की पुस्तक है। तुगलकनामा हमने पूरी लिस्टिंग देखी, किरानुस्सदैन, मिफ्ताउल सतू, खजाइन, मिफ्ताउल फतू, खजाइन उल फतू, आशिका, नू सिपिर, तुगलकनामा, ये सभी किसी की पुस्तक, किसकी पुस्तक है? अमीर खुसरो की। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम है रहला, पढ़ेंगे अभी हम। और तारीख फिरोज शाही किसकी पुस्तक है? तो बरनी की पुस्तक है, फिरोज शाह तुगलक के समय में, इसको भी देख लेंगे। तो ये सभी पुस्तकें हैं जो तुगलक वंश की जानकारी देते हैं। तारीख फिरोज शाही, तारीख फिरोज शाही किसकी पुस्तक है? बरनी की पुस्तक है। गयासुद्दीन तुगलक, अब देखते हैं तुगलक वंश का पहला सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक। 1320 से 1325 तक यह व्यक्ति शासक रहा। इसका वास्तविक नाम क्या है? तो वास्तविक नाम है गाजी मलिक। गाजी क्या होती है दोस्तों? गाजी होती है एक उपाधि जो मुस्लिम रूलर धारण करते थे, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि बाहर जहाँ जहाँ भी मुस्लिम सत्ता रही है वहाँ पर शासकों ने गाजी की उपाधि धारण करी है। गाजी का तात्पर्य होता है काफिरों का नाश करने वाला, और काफिरों का मतलब होता है विधर्मी। काफिर हिंदू मुस्लिम के संदर्भ में यूज नहीं किया जाता, पर आज के समय में ये हिंदुओं को काफिर कह देते हैं बहुत से मुस्लिम। मैं हिंदू मुस्लिम में बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ समझाने की दृष्टि से बोल रहा हूँ। तो बहुत से मुस्लिम हिंदुओं को क्या कहते हैं? काफिर कहते हैं। क्यों? हिंदू विधर्मी हैं, इस्लाम में यकीन नहीं रखते। तो वास्तव में काफिर का तात्पर्य होता है विधर्मी, और विधर्मियों का नाश करने वाले को गाजी कहते थे। गाजी की उपाधि धारण करता था। तो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने गाजी की उपाधि धारण करी है वो गयासुद्दीन तुगलकी है। इसके अलावा मुसलमान शासकों में बाबर ने भी गाजी की उपाधि धारण करी है। अकबर ने भी अपने प्रारंभिक वर्षों में गाजी की उपाधि धारण करी थी। तो दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था जिसने गाजी की उपाधि धारण करी थी? वो था गयासुद्दीन तुगलक। मंगोलों का नाश करने के कारण गाजी की उपाधि धारण करी है किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। मलिक उल गाजी के नाम से यह प्रसिद्ध था, गाजी मलिक या फिर मलिक उल गाजी। मंगोलों से आक्रमण ये कब, मंगोलों से युद्ध कब करे? क्योंकि जब सल्तनत काल में, जब अलाउद्दीन खिलजी के समय में, मुबारक शाह खिलजी के समय में, ये उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पाकिस्तान पंजाब में एक स्थान है दीपालपुरा, और ये दीपालपुरा का गवर्नर था। देखिए शासक बनने से पूर्व कौन कहाँ का गवर्नर था, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। हर सभी के लिए नहीं पूछे जाते, पर कुछ के लिए पूछे जाते हैं। जैसे इल्तुतमिश के लिए आता है कि वो जो है बदायूं का गवर्नर था। इसी प्रकार अलाउद्दीन खिलजी के लिए पूछा जाता है, वो कड़ा और इलाहाबाद, माणिकपुरा, प्रयागराज, इलाहाबाद जो पुराना नाम था, वहाँ का गवर्नर था। आपसे पूछा जाता है कि जो पहला नायाब ममलियात था एतगीन, वह कहाँ का सूबेदार था, वहाँ कहाँ का गवर्नर था? तो वो भी बदायूं का था। इसके अलावा जलालुद्दीन खिलजी के विषय में पूछा जाता है, तो वह सामना का सूबेदार था, उसे शाइस्ता खां की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो वह कहाँ का था? तो वह सामना का था। गयासुद्दीन तुगलक कहाँ का गवर्नर था? तो दीपालपुरा पंजाब का वह गवर्नर था। ये सभी प्रश्न आप ध्यान रखा कीजिए। खुसरव शाह के विरुद्ध इस्लाम खतरे में है का नारा दिया, ये हम देख ही चुके हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अपना राज्याभिषेक कहाँ कराया है इसने? तो हजार सितून, हजार खंभों के महल में अपना राज्याभिषेक कराया है। जलालुद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ कराया था, बताइए जरा। तो जलालुद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कराया था कैकूबाद के द्वारा निर्मित किलोखरी के अपूर्ण महलों में। अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ कराया था? तो बलबन के लाल महल में, लाल महल जो दिल्ली में स्थित है। जबकि गयासुद्दीन तुगलक ने अपना राज्याभिषेक कहाँ कराया है? हजार सितून, हजार खंभों के महल में, जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया है दिल्ली में।
तो ये भी आप याद रखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने उलेमा वर्ग का प्रभाव शासन से हटाया था। याद कीजिए, उसने धर्म को राजनीति से पृथक कर दिया था। खुद मुकद्दम व चौधरियों के पुश्तैनी अधिकार छीन लिए थे। तो इस वजह से ना हिंदू जनता अलाउद्दीन खिलजी से बहुत प्रसन्न थी। क्यों? क्योंकि शरीयत के हिसाब से अब वो अपना राज्य नहीं चला रहा, इस्लामिक कानून के अनुसार अपना राज्य नहीं चला रहा, तो हिंदू जनता खुश होगी कि नहीं होगी। और खुद मुकद्दम चौधरी यानी जमींदार वर्गों के पुश्तैनी अधिकार उसने छीन लिए, उन पर कर लगा दिया, घरी कर और चरी कर, उनसे जमीन छीन ली, खालसा भूमि दे दी। तो हिंदू जनता खुश हो रही है। अब जब सत्ता पलट गई ना, अलाउद्दीन खिलजी से प्रसन्न है, इसका मतलब अलाउद्दीन खिलजी के वंशजों से भी प्रसन्न है। जनता ना वफादार होती है। आज भी देखिए, कांग्रेस के अगर वफादार आज भी पुराने जमाने के, नेहरू के जमाने के चले आ रहे हैं, खानदानी वफादार। इसी प्रकार भाजपा के वफादार बन रहे हैं, इसी प्रकार हर पार्टी के अरविंद केजरीवाल के वफादार बन रहे हैं। तो ये लंबे समय तक रहेंगे। तो प्राचीन काल में भी ऐसा ही होता था। हिंदू जनता अलाउद्दीन खिलजी की वफादार है, इसका मतलब मुबारक शाह खिलजी की भी रहेगी। और खुसरो शाह तो एक हिंदू व्यक्ति था ही। उसके तो कहते हैं ना, उसके महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी, तो हिंदू जनता उससे भी प्रसन्न थी। अब इन सभी को के विरुद्ध गया है कौन? गयासुद्दीन तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक ने सत्ता पलट दी है। तो हिंदू बहुल जनता गयासुद्दीन तुगलक के विरुद्ध है, गयासुद्दीन तुगलक के विरुद्ध है। अब गयासुद्दीन तुगलक इस हिंदू जनता को प्रसन्न करना चाहता है, तो उसने हिंदू जनता के पीछे के लिए उदारता की नीति अपनाई है। उसने कहा है कि कोई बात नहीं, खिलजी काल में आप प्रसन्न थे तो हमारे समय में भी प्रसन्न ही रहोगे, हम आपके लिए बहुत उदार रहेंगे। और इसका उदाहरण देखना चाहते हो तो लो, भू राजस्व को 50% से घटा करके 1/3% कर देते हैं। लीजिए, आप पर कर की मार अब कम पड़ेगी। तो हिंदू जनता के प्रति जो उसने उदार नीति अपनाई है, इसे एक नाम दिया गया, और इसे नाम दिया गया रस्मे म्यान। देखिए, इसका तात्पर्य वो नहीं होता जो मैं बताने वाला हूँ। मैंने सिर्फ याद करने के लिए इसको ऐसे याद किया था कि गयासुद्दीन तुगलक ने हिंदू जनता को प्रसन्न करने के लिए अपनी म्यान में रख ली तलवार। क्या कि अब हिंदुओं पर मैं तलवार नहीं चलाऊंगा, उदारता से शासन करूंगा, इसलिए इसे रस्म म्यान कहा गया। हालांकि इसका मतलब नहीं है। रस्म म्यान एक नीति थी जो हिंदुओं के प्रति चलाई थी। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। उदार नीति थी। तो पूछा जाता है किस सुल्तान ने रस्म म्यान की नीति का पालन किया, तो वह गयासुद्दीन तुगलक। अब देखिए, इसने अलाउद्दीन खिलजी के बेकार कामों को पलटा है और अच्छे कामों को बनाए रखा है। जैसे कि भू राजस्व को 50% से घटा करके 1/3% कर दिया है, पर सैनिकों का होलिया रखना और घोड़ों को दागने की व्यवस्था को इसने जारी भी रखा है। यानी उसने सारे नियम नहीं पलट दिए, खराब नियमों को हटा दिया, अच्छे नियमों को कंटिन्यू रहने दिया है। जैसे कि उसने कर में तो कमी कर दी है, पर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो सैनिकों का होलिया रखा जाता था, घोड़ों को दागा जाता था, वह प्रथा उसने कंटिन्यू रखी है। चलिए आगे देखते हैं। गयासुद्दीन तुगलक के नेतृत्व में ही, नेतृत्व नहीं दोस्तों, इसे कर लीजिए काल में, गयासुद्दीन तुगलक के काल में ही जौना खां, यानी जौना खां गयासुद्दीन तुगलक का बेटा है, जो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठेगा। तो जौना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक के नेतृत्व में वारंगल पर अधिकार कर लिया गया। वारंगल तेलंगाना में पड़ता है, उसका नाम सुल्तानपुर रख दिया गया। वारंगल का नाम बदल करके क्या रख दिया गया? सुल्तानपुर रख दिया गया। और इस वारंगल को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। इसे नोट कर लीजिए, दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। तो देखिए, जौना खां गया है गयासुद्दीन तुगलक के काल में एक सेना लेकर के वारंगल पर इसने अधिकार करा। वारंगल का नाम बदल करके इसने सुल्तानपुर रख दिया और इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। अब आप बताइए, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में दक्षिण भारत के किस राज्य को मिलाया था? किसी भी राज्य को नहीं मिलाया था। यानी दक्षिण भारत में के किसी राज्य को पहली बार दिल्ली सल्तनत में मिलाया जा रहा है। किसके काल में मिलाया गया है? तो गयासुद्दीन तुगलक के काल में। तो ध्यान रखिए, कुछ प्रश्न आते हैं। अगर प्रश्न पूछे कि वो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दक्षिण भारत के विरुद्ध अभियान भेजा, तो वह जलालुद्दीन खिलजी था। सेनापति कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। और
अगर नहीं होता ऑप्शन में अलाउद्दीन जलालुद्दीन खिलजी तो हम अलाउद्दीन खिलजी कर देते हैं, पर पहला सेनापति कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। पहला सुल्तान कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिलाने वाला पहला सुल्तान कौन है? तो गयासुद्दीन तुगलक। और सेनापति कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक यानी जौना खां। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार गयासुद्दीन के शासनकाल में ही दक्षिण के राज्यों को सर्वप्रथम सल्तनत में मिलाया गया। इसके अलावा एक प्रश्न आता है कि डाक व्यवस्था को पूर्णतः संगठित करने का श्रेय किसे जाता है? तो गयासुद्दीन तुगलक को। इसने डाक व्यवस्था को सुदृढ़ किया ताकि सल्तनत काल की एक जानकारी दूसरी जगह पर शीघ्रता से भेजी जा सके। और इस डाक व्यवस्था की जानकारी देते हैं हमें इब्न बतूता अपनी पुस्तक रहला में। तो जानकारी कहाँ से मिलती है? तो जानकारी मिलती है इब्न बतूता की पुस्तक से। जानकारी कौन देता है? तो इब्न बतूता देता है। आगे पढ़ेंगे इब्न बतूता को। सल्तनत काल में ही नहरों का निर्माण प्रारंभ करवाने वाला पहला शासक भी कौन था? तो वह भी दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक ही था। तो नहरों का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया है? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। देखिए अलग अलग प्रश्न हैं। अगर प्रश्न आ जाए नहरों का निर्माण प्रारंभ करवाने वाला दिल्ली सल्तनत का शासक कौन है? तो वो है गयासुद्दीन तुगलक। प्रश्न आ जाए सर्वाधिक नहरों का निर्माण किस सुल्तान के काल में हुआ? तब उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। अलग अलग बातें हैं। तो सबसे पहले नहरों का निर्माण किसने करवाया? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। डाक व्यवस्था को किसने सुदृढ़ करवाया? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक ने एक नगर भी बनवाया है और उस नगर का नाम है तुगलकाबाद। इसे दिल्ली का तीसरा नगर कहा जाता है और तुगलक स्थापत्य शैली का प्रारंभ यही से माना जाता है। तो वो तो कोई बात नहीं, पर तुगलकाबाद नगर बनवाया है और दिल्ली का तीसरा नगर है। पहला कौन सा था? पहला था किलाए राय पिथौरा। दूसरा था सीरी जो अलाउद्दीन खिलजी ने 1304 में बनाया था। इसको राजधानी भी बनाई थी 1304 में। किसके समय में? अलाउद्दीन खिलजी। किलाए राय पिथौरा वैसे तो ये पृथ्वीराज चौहान का किला है, पर इसको नगर बनाने का जो श्रेय मिल जाता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तुगलकाबाद किसने बनाया है? तो तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया है। गयासुद्दीन तुगलक तथा सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के मध्य अच्छे संबंध नहीं थे। ये ध्यान रखिएगा। क्यों नहीं थे अच्छे संबंध? क्योंकि निजामुद्दीन औलिया ने खुसरव शाह को आशीर्वाद दिया था और प्रसन्न होकर के खुसरव शाह ने निजामुद्दीन औलिया को एक बहुत बड़ी मात्रा में धन दिया था। अब संत थे, धन का कुछ यूज नहीं करते, उन्होंने मना करा, पर खुसरव शाह नहीं माना तो उन्होंने वो धन ले लिया और जनता की भलाई में उस धन को खर्च भी कर दिया, यानी अपने पास वो धन नहीं रखा। पर गयासुद्दीन तुगलक नाराज है निजामुद्दीन औलिया से कि भाई तुम इस मुसलमान होकर तुमने खुसरव शाह का साथ दिया और उससे धन भी ले लिया। तो वो उससे कह रहा है कि मुझे धन वापस करो। और निजामुद्दीन औलिया कह रहा है मेरे पास कोई धन नहीं है, मैंने तो खर्च कर दिया सब। तो गयासुद्दीन तुगलक और निजामुद्दीन औलिया में संबंध अच्छे नहीं है। अब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल विद्रोह का दमन करने बंगाल गया हुआ, अभी पढ़ेंगे उस विद्रोह को आगे। तो विद्रोह का दमन करने वो बंगाल गया हुआ है और बंगाल से जब वो लौट रहा है तो उसने सुल्तान ने मतलब गयासुद्दीन तुगलक ने एक आदेश पारित करा है और वो आदेश भिजवाया है निजामुद्दीन औलिया के पास और उसे कहा है कि मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले या तो दिल्ली छोड़ दे या फिर राजकोष का सारा पैसा वापस कर दे। अब निजामुद्दीन औलिया कह रहा है कि भैया मेरे पास कोई पैसा है नहीं, मैं दिल्ली छोड़ नहीं रहा। रही तुम्हारी धमकी की बात कि तुम्हारे दिल्ली आने से पहले, तो हुनूज दिल्ली दूर अस्त, दिल्ली अभी दूर है। तो ये स्टेटमेंट किसने कहा है? तो ये स्टेटमेंट निजामुद्दीन औलिया ने कहा है। किस सुल्तान के संदर्भ में कहा है? तो गयासुद्दीन तुगलक के। और ये इतना सही साबित हुआ कि हुनूज दिल्ली अभी दूर है, हुनूज दिल्ली दूरस्त। कहते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक कभी दिल्ली पहुंचा ही नहीं। क्यों नहीं पहुंचा? तो वो देख लेते हैं जरा एक बार। तो याद रखिएगा ये सारी कहानी। क्यों नहीं पहुंचा? तो इसके समय में बंगाल में बलबन के उत्तराधिकारी शासन कर रहे थे। आपको याद होगा ना, बलबन का पुत्र बुगरा खां बंगाल में ही शासक था।
तो दिल्ली में सत्ता परिवर्तन होती रही, खिलजी वंश आया, तुगलक वंश आ गया, लेकिन बंगाल में बलबन के उत्तराधिकारी ही शासन करते रहे। खिलजियों के विरुद्ध तो उन्होंने विद्रोह नहीं करा, पर गयासुद्दीन तुगलक के विरुद्ध उन्होंने विद्रोह कर दिया और इस विद्रोह को दबाने स्वयं सुल्तान स्वयं दिल्ली नहीं बंगाल गया। कहाँ गया? बंगाल गया। दिल्ली क्यों जाएगा? दिल्ली से बंगाल गया विद्रोह को दबाने। पर बंगाल से लौटते समय अफगानपुर नाम की एक जगह है, वहां जौना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने गयासुद्दीन तुगलक के सम्मान में एक लकड़ी का महल बनवाया था। और इसी महल के नीचे जब गयासुद्दीन तुगलक खड़ा था तो इस महल का छज्जा गिर गया और गयासुद्दीन तुगलक की क्या हो गई? मौत हो गई। ठीक है, तो बंगाल से लौट रहा है, एक अफगानपुर नाम की जगह है, वहां पर लकड़ी का एक महल है, जिस महल का निर्माण करवाया है जौना खां ने गयासुद्दीन तुगलक के सम्मान में, और गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो गई है उसी महल का छज्जा गिर जाने के कारण। तो कुछ इतिहासकार तो कहते हैं कि ये एक्सीडेंट था, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जौना खां का षड्यंत्र था। जो भी था, गयासुद्दीन तुगलक तो संसार से विदा हो गए। और कौन कहता है जौना खां का षड्यंत्र था? तो जौना खां का षड्यंत्र कहता है इब्न बतूता अपनी पुस्तक रहला में। इब्न बतूता जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय का है, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में काजी रहा है, उसने इतनी बड़ी बात लिख दी और मोहम्मद बिन तुगलक को नहीं पता लगी होगी। भाई मोरक्को का था, अपनी भाषा में लिख रहा था, तो सारी बातें थोड़ी पता लगी होंगी। तो बाद में जब इतिहास को पढ़ा गया तो पता लगी ये बात कि जौना खां को उसने जौना खां का षड्यंत्र बताया है गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु को। पर मलूफ जात क्या होता है? सूफी साहित्य, सूफी संतों के द्वारा लिखी गई पुस्तकों को कहते हैं मलूफ जात। तो मलूफ जात में कहा गया है कि निजामुद्दीन औलिया को तंग कर रहा है। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। इस वजह से ईश्वर ने अजाब दिया है और इसकी हो गई है मृत्यु, श्राप दिया है और इसकी हो गई है मृत्यु। तो इब्न बतूता कहते हैं कि जौना खां का षड्यंत्र था, मलूफ जात इसे निजामुद्दीन औलिया को परेशान करने के कारण मारे जाने वाला बताते हैं। इसके अलावा इसामी करके एक इतिहासकार आएगा जो इसे खूनी शासक कहता है। तो वो खूनी शासक इसी संदर्भ में कह रहे हैं कि इसने अपने पिता की हत्या करी। बाकी बहुत से इतिहासकार इसे सिर्फ एक्सीडेंट बताते हैं। तो ये कोई नहीं, जो भी है, गयासुद्दीन तुगलक मर गया है। अब नया सुल्तान बनकर के कौन आया है? तो नया सुल्तान बनकर के आया है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे पढ़ेंगे हम अपने अगले वीडियो लेक्चर में। तो मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। इसमें हमने खुसरव शाह को, मुबारक शाह खिलजी को देखा, उसके उपरांत हमने खुसरव शाह को देखा, फिर हमने अमीर खुसरो को देखा और गयासुद्दीन तुगलक को देखा। यानी कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हमारा ये चैप्टर, ये जो वीडियो लेक्चर था, ये संबंधित था, बहुत इंपॉर्टेंट था। आप इसका अध्ययन कीजिए, जितना ज़्यादा संभव हो सके दोस्तों इसका रिवीजन भी कीजिए और नोट कीजिए इन्हें। आप कोचिंग करने जाते हैं तब नोट्स बनाते हैं ना, तो ये किसी कोई पुस्तक नहीं छापी गई है, ये भी कोचिंग के ही नोट्स की तरह मैंने आपको नोट्स बनाए हैं, अपनी कॉपी से निकाले हैं, कुछ पुस्तकों से निकाले हैं, बहुत सी कोचिंग्स का अध्ययन करने के बाद, ताकि कुछ भी आपके लिए छूटे नहीं। ये मेरा एक ईमानदारी से भरा प्रयास है। तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।